स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग करंट कैरिंग लूप पे क्या क्या इम्पैक्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ता है उसके बारे में एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल से। एक रेक्टेंगुलर शेप का लूप है, ठीक है, जिसका लेंथ लेंथ दे रखा है ए, ब्रेथ दे रखा है बी, ठीक है, और इसमें आई करंट क्लोज पाथ में मूव कर रहा है और ये पूरा का पूरा लूप जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, ठीक है। बी कहाँ की तरफ है? बाहर की। करंट का सेंस कैसा है? तो क्लॉकवाइज। तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, ठीक है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो इस पूरे लूप को हम चार अलग अलग वायर में डिवाइड करते हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चारों पे अलग से फोर्स देते हैं, ठीक है, और नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालेगा कोशिश करके, वही होगा फोर्स ऑन द लूप। तो इस वायर पे जो लूप होगा मतलब फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे? ये वायर में करंट है ऊपर की तरफ, तो इंडेक्स फिंगर अलोंग द करंट। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ थंब किधर गया? इधर, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, कितना? ILB। तो इसका लेंथ है A, मैग्नेटिक फील्ड B। अब इसमें करंट कहाँ है? नीचे, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। कहाँ जाएगा? इधर, IAB। इसमें करंट किधर है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। फोर्स कहाँ जाएगा? कितना? IBB, ठीक। इस वाले पे करंट किधर है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। फोर्स किधर जाएगा? IB। दिख रहा है जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, कैंसिल आउट हो गया। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। सिग्मा एफ बराबर क्या हो गया? 0। व्हाट इज सिग्मा एफ? सिग्मा एफ इज 0, ठीक है, कंफ्यूजन। अब हम बात करेंगे सिग्मा टॉर्क का। क्या ये फोर्स इसमें कोई रोटेशनल टेंडेंसी ला सकता है? इसको समझने के लिए हम देखते हैं एग्जांपल। लेट अस सपोज कि ऐसा मेरा था रेक्टेंगुलर लूप। फोर्स कैसे लग रहा है? इस वाले आर्म पे ऐसे लग रहा है, इस वाले आर्म पे ऐसे लग रहा है, इस वाले आर्म पे ऐसे लग रहा है, और इस वाले आर्म पे ऐसे लग रहा है। तो ये सारे के सारे फोर्स ना एक कॉमन पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। सारे के सारे फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो सारे के सारे फोर्स एक कॉमन पॉइंट पे एक्सटेंड करेंगे। तो ये फोर्स और ये फोर्स मिलके, और ये फोर्स और ये फोर्स मिलके, इसमें कोई रोटेशनल टेंडेंसी डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और कहाँ पे? एक्सिस पे। तो सेंटर ऑफ मास से सारे के सारे फोर्स पास कर रहे हैं इस बॉडी के। दैट मीन्स दिस बॉडी विल नॉट, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई फ्री बॉडी है, फ्री रोटेटिंग बॉडी है, तो उसका रोटेशनल एक्सिस हम लोग सेंटर ऑफ मास से मानते हैं, और सारे के सारे फोर्स जो है ना वो कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेंगे? सेंटर ऑफ मास पे। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसको ना टर्न करके देखते हैं, ठीक है, तब इस पे देखते हैं कि फोर्स और टॉर्क का केस क्या बनता है। अब देखो, ऐसा किया मैंने, मेरा लूप पहले इस प्लेन के सरफेस पे था, ठीक। मैंने क्या किया, इस लूप को हल्का सा ऐसे रोटेट कर दिया। कितने एंगल से? थीटा एंगल। तो अब ये जो ब्लू डॉटेड में दिख रहा है वो मेरा नया ओरिएंटेशन है इस लूप का, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ध्यान देना, ऐसा किया है मैंने। ये मेरा लूप था, ठीक। ये मेरा एक्स एक्सिस है, मैंने इसलिए एक्सिस भी ड्रॉ करके दिखा दिया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये वाला जेड एक्सिस। तो ध्यान देना, इसको अगर मैं ऐसे समझूं तो ये मेरा है वो एक्स एक्सिस, ये मेरा है वाई एक्सिस, और ये मेरा जेड एक्सिस। जब मैंने इसको ऐसे एंगल रोटेट किया ना, तो ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। इसका जो प्लेन है, दिस प्लेन मेकिंग थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस से 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। मतलब कि अगर हम देखें, ठीक है, तो ध्यान देना, इससे पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से पास करने की, ठीक। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। मतलब इसको तुम ऐसे रोटेट करोगे तो जेड एक्सिस से जो ये एंगल बनता है वो 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। अब
अब उस फिगर को मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है, प्रेस है ना, ऐसा लूप है, ये एंगल मेरे लिए कितना है, थीटा है। मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से पास करता हुआ, इस लाइन से पैरेलल मिड पॉइंट से पास करता हुआ बेस बना दे रहा हूं, तो ये ऐसा बनेगा। तो दिस एंगल इज थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इस लूप पे हमको नेट फोर्स देखना है और नेट टॉर्क देखना है। तो सबसे पहले फोर्स देखते हैं। तो फोर्स देखने के लिए चारों वायर में इंडिपेंडेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये वायर में करंट किधर जा रहा है, तो करंट जा रहा है वर्टिकली ऊपर, तो करंट के अलाउ मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स कितना, F बराबर I A B, क्योंकि ये लेंथ ए। इस वाले पे करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, हम इधर जाएगा, कितना, इधर आएगा I B, ये भी ए ही था, तो A B। अब आते हैं इस वाले पे और इस वाले, तो ध्यान देना, ये वाला जो है ना, ये किसी ना ही एक्स एक्सिस के अलाउ है, ना ही वाई एक्सिस के अलाउ है, ना ही जेड एक्सिस के अलाउ। ये एल जो इधर की तरफ जा रहा है, तो इसमें फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। हम ना इस वायर को, इसका लेंथ कितना है, बी, जो कि इधर की तरफ है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या है, थीटा। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट होगा, ध्यान देना, करंट के अलोंग को डायरेक्शन मानते हैं बी वेक्टर का, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं ना आई बी क्रॉस बी, ऐसा लिखेंगे ना। तो ये बी वेक्टर जो होता है वो अलोंग द करंट। तो इसको रिजॉल्व करो। एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, कितना, थीटा के अलोंग रिजॉल्व किए, तो इधर है बी, इसका ये कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, और अंदर वाला कंपोनेंट होगा जो भी, मतलब कि ये जेड एक्सिस के अलावा, ये होगा बी साइन थीटा, ठीक है, अंदर वाला कंपोनेंट। ये जेड एक्सिस की तरफ दिखाने का कोशिश करना है, ऐसे था बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। तो ध्यान देना, बी साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस के अलावा, तो इसके चलते, ध्यान देना, इसके चलते मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। किसके चलते होगा, सिर्फ बी कॉस थीटा। याद रखना, कोई भी अगर वायर है, ठीक, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इस वायर का लेंथ एल है, तो वायर को रिजॉल्व करो, एक इधर और एक इधर, कितना आ जाएगा, ये एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा। एल कॉस थीटा इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस इस कंपोनेंट के चलते फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन एल साइन थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो फोर्स हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा, ठीक। तो ये कब, जब मैग्नेटिक फील्ड और बी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, अगर थीटा एंगल ये हो जाए, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एल साइन थीटा, समझ गए। तो ये फोर्स हो जाएगा आई बी एल कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन देम तो क्या हो जाएगा, cos 90 sin 90 माइनस थीटा, दैट विल बिकम cos थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने बोला है ये एंगल थीटा है ना, तो जेड एक्सिस से एंगल कितना हो रहा है, 90 माइनस थीटा, है ना। जेड एक्सिस से इसका एंगल कितना हो रहा है, 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा विल बिकम cos थीटा, ओके। दैट्स वाई यहां पे जो रिजल्ट आया उसमें इस वायर पे जो फोर्स होगा, तो इस वायर में फोर्स सिर्फ इस कंपोनेंट के चलते होगा, तो इस कंपोनेंट के अलोंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स कहां आ जाएगा, ऊपर, कितना, फोर्स कहां आ जाएगा, ऊपर, कितना, आई, ठीक है, बी कॉस थीटा इंटू बी। सिमिलरली इस वाले पे नीचे आ जाएगा, कितना, आई बी कॉस थीटा, इस वाले पे नीचे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। अदरवाइज क्या करो ना, ऐसा भी कर सकते थे
कि ये वाला, ये जो एल वेक्टर होगा ये, ठीक है ना, एल वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ का, ये इधर की तरफ बी है ऐसे, तो इधर बी कॉस थीटा, इधर बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस बी साइन थीटा माइनस के कैप अंदर के तरफ, और ये वाले को जस्ट इसका उल्टा लिख दो, तो ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं, बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे के कैप, किसके लिए, ये वाला, क्योंकि डायरेक्शन इसका बाहर है, इसके लिए एल वेक्टर इधर हो गया, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, तो दोनों बाहर के, तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक। अब तुमको कर देना है, इस पे फोर्स जो होगा वो होगा आई L1 क्रॉस बी, ठीक, और इस पे जो फोर्स होगा वो होगा आई L2 क्रॉस बी, L1 क्रॉस बी, बी किस डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में है के क्या, प्लस के क्या, बी किस डायरेक्शन में, प्लस के कैप, कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो बी है प्लस के कैप के डायरेक्शन में, तो तुम्हारा L1 क्रॉस बी करेंगे तो के से क्रॉस के तो जीरो हो जाएगा, तो ये कॉम्पोनेंट नहीं आएगा, तो आई क्रॉस के कितना होगा, तो आई क्रॉस के होगा जे, लेकिन ये माइनस आई है, तो ये आ जाएगा आई बी कॉस थीटा बी जे कैप, और ये आ जाएगा आई बी कॉस थीटा बी माइनस जे कैप, इसीलिए ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। खैर आगे हम लोगों को इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों का रखना ही नहीं है, हमको तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया फोर्स। अब अगर हम बात करेंगे नेट फोर्स के बारे में, तो फोर्स लग कैसा रहा, मेरा ऐसे है, ठीक, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये वाला, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये फोर्स कैसे लग रहा है, तो ये फोर्स ऐसे, ये है ऐसे ना, ऐसे लग रहा है इस वाले आर्म में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर, ये फोर्स कैसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक, और ये फोर्स कैसे लग रहा है, तो ये फोर्स ऐसे, तो ध्यान देना जितना ये उतना, तो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए नेट फोर्स बराबर जीरो। लेकिन अब हमको बात करना है नेट टॉर्क का, अब हम लोगों को क्या बात करना है, नेट टॉर्क का, तो ध्यान दीजिएगा टॉर्क के लिए, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन ये दोनों फोर्स जो है ना, ध्यान से समझिएगा, ये सेंटर से पास कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये फोर्स भी इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये फोर्स भी इसके सेंटर से पास कर रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स रोटेशनल टेंडेंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब आओ इस पे, ये फोर्स इधर लग रहा है, ठीक, और ये फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों फोर्स ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही सेंटर से पास कर रहे हैं, ये किधर से पास कर रहा है, इस लाइन से, ठीक है, और ये किधर से पास कर रहा है, ये किधर से पास कर रहा है, इस लाइन से, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे ना, इसको इस तरह रोटेट करने का टेंडेंसी लगाएंगे, ठीक है ना, तो टॉर्क होगा, टॉर्क इस फोर्स और इस फोर्स के चलते कैसे रोटेट करना चाह रहे हैं, जिस तरफ से हम इसको लाए हैं उसी तरफ ये वापस ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, कितना होगा टॉर्क, तो ये हो गया फोर्स, हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स जब है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर के तरफ और एक कंपोनेंट इस प्लेन से परपेंडिकुलर, क्या किए देखना, ऐसे है ना, फोर्स ऐसे है, तो एक कंपोनेंट मैंने ऐसे रिजॉल्व किया, कहां से पास करने लगा, ये सेंटर से, और एक फोर्स मैंने ऐसे रिजॉल्व किया, कैसे है, ये प्लेन से परपेंडिकुलर, फोर्स हॉरिजॉन्टल था लेकिन इसको ऐसे इधर जो रिजॉल्व किए वो प्लेन से परपेंडिकुलर हो गया, और इधर जो रिजॉल्व किए वो सेंटर से पास करने लगा, तो इसका रोल क्या है, ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकता, जो परपेंडिकुलर है वही टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको मैंने रिजॉल्व किया इधर, ठीक है, ये हो गया आई ए बी, ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा,
ठीक है, आई ए बी कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, आई ए बी साइन थीटा। सिमिलरली इसमें भी देखो, ये होगा और एक इधर होगा, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर वाला होगा आई ए बी साइन थीटा, और ये अलोंग वाला जो होगा वो होगा आई ए बी कॉस थीटा, ठीक। और इस तरह के फोर्स को हम लोग कपल फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो इसके अबाउट टॉर्क कितना होगा, तो इसके अबाउट टॉर्क जो होगा वो सीधे लिख दो, आई ए बी कॉस थीटा के चलते टॉर्क नहीं होने वाला है, आई ए बी साइन थीटा इंटू दिस डिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां तक बी है, ये लेंथ बी है, तो ये लेंथ बी बाई 2 होगी, प्लस यहां लिखना होगा आई ए बी साइन थीटा इंटू बी बाई 2। और इसके चलते भी तो याद रखना, कपल फोर्स के चलते रोटेशनल टॉर्क सेम डायरेक्शन है, भले ये दोनों अपोजिट फोर्स हैं लेकिन इनका टॉर्क जो होगा वो सेम होगा, तो इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा, आई ए बी बी साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ध्यान से समझना बात को कि कपल फोर्स के चलते है ना, टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो या इस एक्सिस के अबाउट निकालो चाहे इस एक्सिस के अबाउट निकालो, टॉर्क यही आएगा, ठीक। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, तो ध्यान देना, डायरेक्शन तो मैं तुरंत निकाल ले रहा हूं, रोटेशनल टेंडेंसी देखो, मैंने क्या बताया, ये टॉर्क और ये टॉर्क मिलकर इसको रोटेट ऐसे करना है, इस तरह। तो अपने फिंगर को इसके सेंस ऑफ रोटेशन के अलाउंग कल करो, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा है, हम कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो टॉर्क का डायरेक्शन है ऊपर के तरफ, ध्यान देना, ऐसे रोटेट करना है, इस तरह रोटेट करना चाह रहा है ना, ये ऐसे रखा हुआ था, इस तरह रोटेट करना चाह रहा है, ठीक है। तो रोटेशनल एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे, तो जिस सेंस में रोटेट कर रहा हूं उस सेंस में फिंगर कल करो, थंब कहाँ जा रहा है ऊपर, तो वही होगा रोटेशनल एक्सिस, वही होगा टॉर्क का डायरेक्शन। तो टॉर्क वेक्टर कैन बी रिटन एज आई ए बी साइन थीटा, अच्छा एक स्मॉल बी भी, आई ए बी बी साइन थीटा के जे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसमें दिखेगी, ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी जो होगा ना वो इस लूप का एरिया, एरिया बराबर हो गया ए इंटू बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, आई ए बी साइन थीटा इंटू जे, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और हम लोगों ने एरिया वेक्टर को भी क्या बनाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे लिए एरिया वेक्टर भी, एरिया भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां एरिया वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और ध्यान देना आई करंट इन द सर्किट इंटू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। इसको हम एक नया फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एम वेक्टर। ध्यान देना, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, करंट इंटू एरिया, है ना, इज नोन एज न्यू फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसको वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और एम वेक्टर जो हो गया वो आई ए हो गया, और एम का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आई इंटू ए, ठीक है। और वेयर एम इज नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, या फिर सीधे हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, तो टॉर्क बराबर हो गया एम इंटू बी
इंटू साइन थीटा जी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, m जो लिखा मैंने ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। अब मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन, इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट एरिया वेक्टर तो मैंने बताया है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा हम लोग जो प्लेन होता है ना उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग क्या बोलते थे ना कि अगर ये फ्लैट सरफेस है ना, तो फ्लैट सरफेस में तुम एरिया वेक्टर इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिज्म डील कर रहे हैं तो उसमें एरिया वेक्टर के लिए ये काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। करंट कैरिंग लूप का जो एरिया वेक्टर हम लोग निकालते हैं उसके लिए हम लोग ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, उसके लिए ये कंसीडर नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, इसका एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा IA होगा, तो इसमें हम लोग एरिया वेक्टर के नाम पे सिर्फ नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से। I इंटू ए होगा मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि सेंस ऑफ, ठीक है, सेंस ऑफ करंट का जो डायरेक्शन है उसके अलाउंग फिंगर को कर्ल करो, तो डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये लूप मेरा ऐसे था, ठीक है ना, शुरू में ऐसे था। करंट कैसे घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैंने टर्न किया, थंब कहां गया, तो शुरू में जब ये ऐसा था मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ था, ठीक। हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, क्योंकि एरिया वेक्टर जो था वो पहले इस डायरेक्शन में था, वो भी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है अब इस डायरेक्शन में, ठीक, थीटा एंगल से रोटेट कर लिया है, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ जेड एक्सिस। क्यों, शुरू में मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में था, तो कर्ल किए जेड एक्सिस पर, थीटा एंगल से जब इस लूप को रोटेट किए तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का भी जो डायरेक्शन है, वो भी थीटा एंगल से रोटेट कर गया। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है, किससे, जेड एक्सिस, ठीक है। अब तो कैसे डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा याद रखना सेंस ऑफ रोटेशन के अराउंड मतलब सेंस ऑफ करंट के अराउंड फिंगर कर्ल करो, जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो ये इधर आएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये मान लो जेड एक्सिस, तो ये एंगल जो होगा ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एम वेक्टर, और ये होगा थीटा एंगल, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब मैग्नेटिक मोमेंट इज मेकिंग एंगल थीटा डिग्री विद द जेड एक्सिस। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम टॉर्क को देखो, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी एंड साइन ऑफ थीटा। तो यहां देखो थीटा जो है वो क्या है, वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड जेड एक्सिस। लेकिन थीटा क्या है, तुम देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो जेड एक्सिस के अलावा, ठीक है ना। तो हम थीटा को क्या बोल सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये चीज, क्योंकि जेड एक्सिस के अलावा ही तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी भी अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो कि उनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो वो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग जो टॉर्क लिखेंगे, हम लोग जो टॉर्क लिखेंगे वो सीधे लिखते हैं एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। ध्यान देना, टॉर्क ऑन ए, है ना, करंट कैरिंग लूप। और याद रखना करंट कैरिंग लूप को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। दिस इज ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा था ना उसी तरह ये मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। तो करंट कैरिंग लूप को अब हम लोग यूज करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से। और मैग्नेटिक डाइपोल का
जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है या मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से। तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब शुरू में देखो, सबसे पहले जब ओरिएंटेशन मेरा इसका ऐसा था, है ना, इस तरह था, तो करंट के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट किधर था, इधर, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड किधर था, इधर था। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा था, 0। तो टॉर्क कितना होगा, तो m क्रॉस b, है ना, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो इसलिए हम लोगों का टॉर्क कितना आता है, 0, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, लेकिन हमने एरिया इसको इस तरह रोटेट कर दिया। तो जब इसको रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ ही है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया। कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से, थीटा एंगल। तो अब जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, मॉड ऑफ टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, ठीक, वेयर एम इज आई इंटू एरिया, ठीक। और डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क कैसे होगा, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका m क्रॉस b कर रहा है। m इधर है, b इधर है, m क्रॉस b, समझ रहे हो, m इधर है और b इधर है, तो सेंस ऑफ रोटेशन m क्रॉस b, तो इस तरफ m क्रॉस b, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीज, अगर मेरे पास सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, लेकिन कॉइल के फॉर्म में, नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, एक लूप नहीं है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स लूप में मौजूद है, मतलब कि करंट जो है वो n लूप में ट्रैवल कर रहा है। तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो होगा NIE, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, या नंबर ऑफ लूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा NIA, और वेक्टर फॉर्म में n इंटू आई, ये दोनों स्केलर है, इंटू एरिया वेक्टर। एरिया हमेशा वेक्टर है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन करंट के अलाउंस सेंस करो बाहर, ठीक है। तो वही डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का भी हो गया। तो ये चीज जो है ना वो कंप्लीटली रिजेंबल कर रहा है टॉर्क ऑन ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, P क्रॉस E, P फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क इज ए M क्रॉस B, M इज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड B इज ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर कर लेंगे। देखो कुछ नहीं, हम लोग सेम सिंबल से डिनोट करते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E में, और डाइपोल मोमेंट इधर है P में, एंगल कितना है, थीटा, ठीक। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, P क्रॉस E। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखा दें और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर दिखा दें, ठीक, बस फर्क क्या है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, करंट कैरिंग लूप को। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। और m वेक्टर होगा कितना, तो n नंबर ऑफ टर्न्स इंटू i करंट थ्रू द लूप इंटू एरिया वेक्टर, ठीक। इनके बीच में अगर एंगल है थीटा, है ना, तो मैग्नेटिक टॉर्क जो आएगा वो आ जाएगा m क्रॉस। अब अगर m क्रॉस b है टॉर्क, तो सेंस ऑफ रोटेशन देखो, तो सेंस ऑफ रोटेशन इसमें भी ऐसे है और इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक। अब इसका सेंस जो है वो थीटा को हमेशा 0 डिग्री करने का है, और एट थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, टॉर्क बराबर क्या है, 0, ठीक। और अगर थीटा 180 डिग्री है तो भी टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इस टॉर्क का टेंडेंसी इस वाले पे नहीं जाने का होगा, किस वाले पे जाने का होगा, इस वाले पे, देखो 0 करने का, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा
इन दोनों में डिफरेंस होगा। इन एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो तुम बना रहे हो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 हमेशा रहेगा, ठीक है। लेकिन सिग्मा टॉर्क बराबर 0 कब होगा? तो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जो होगा ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये सब मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, सीधे कंपेयर कर रहा हूं। और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री जो होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसका हमेशा टेंडेंसी किधर आने का हो रहा है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, ठीक है। तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ गए इस चीज को? तो टॉर्क का नेचर कैसा है? रिस्टोरिंग, मतलब कहां ले जाना चाहता है? स्टेबल, ठीक है। तो जब भी हम लोग रिस्टोरिंग नेचर का टॉर्क का बात करते हैं ना, तो हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन इसमें होता था माइनस पी डॉट ई, ठीक। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगा u इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। अब मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा, डिराइव करने का तरीका वही होगा जो इसमें होगा। इसमें हम लोगों ने थीटा एंगल पे डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख के टॉर्क का एक्सप्रेशन लिख के हम लोगों ने लगाया था तुम्हारा क्या? पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। इसमें भी वैसे ही बनेगा, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस एम डॉट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका कोई जरूरत नहीं, कि एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो ये होगा माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, माइनस एम बी, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कितना होगा? माइनस एम बी कॉस 90, मतलब कि 0। और एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 होता है माइनस 1, मतलब एम बी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किस पोजीशन पे? तो मैक्सिमम पोजीशन पे है, ये हो गया मैक्सिमम, ठीक। और ये जो पोजीशन है वो है मिनिमम, ठीक है। तो ये पोजीशन जो होगा वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये पोजीशन जो होगा वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए इस चीज को? ठीक है। इस पोजीशन पे भी टॉर्क 0 है, इस पोजीशन पे भी टॉर्क 0। फोर्स तो हर पोजीशन पे 0 है, लेकिन 0 डिग्री और इस 180 डिग्री जो टॉर्क है वो 0 है, लेकिन इस केस में स्टेबल होगा, इस केस में अनस्टेबल। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान देना, जब भी तुम इन दोनों पोजीशन पर रहते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब तुम पे कोई टॉर्क नहीं रहेगा। ये है मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी, और यही है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये है B और ये है M, ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें क्या होता है ना, इस वाले में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर, ऐसे टॉर्क कैसा निकलेगा? रिस्टोरिंग नेचर का, मतलब तुम इसी पोजीशन के अबाउट क्या करना चाहोगे? ऑसिलेट करना चाहोगे। इस केस में क्या होगा? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंटी मूवमेंट इधर, हल्का सा इसको क्या करो? डिस्प्लेस करो। टॉर्क जो होगा ना वो इसको इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं लाना चाहेगा, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहेगा, क्योंकि m क्रॉस b है। m अगर इसको हल्का सा रोटेट करके इधर ले आए, m ऐसे लगेगा, तो ये पूरा का पूरा ऐसे रोटेट करके यहाँ आना चाहिए। तो हमेशा इसका टेंडेंसी ऑन डिस्टर्बेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे आने का होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे नहीं। इसीलिए ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, बाद बाकी रिजल्ट उसी तरह यूज होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन और करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग ए डाइपोल फ्रॉम थीटा
1 to θ2 एंगल विथ मैग्नेटिक, ठीक है। अब θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है ये इसके बारे में चर्चा नहीं, लेकिन इसका कॉमन रूल, तो यहाँ जो वर्क डन पूछता है फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग, तो टेकिंग वाला जब भी सीन रहेगा ना तो हमेशा याद रखना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का बात कर रहा है, ठीक है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है, ठीक, वो क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल प्लस डेल्टा यू। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट जब भी बात करेंगे तो डेल्टा यू होगा, ठीक है। तो डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक। अब हमको पता है कि u बराबर क्या होता है माइनस एम डॉट बी, समझ गए इस चीज को, तो डालो यहाँ पे u फाइनल में लिखोगे एंगल होगा फाइनल θ2 माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस θ1, ठीक, जिससे क्या सॉल्व करके आएगा माइनस एम बी कॉस θ2 प्लस एम बी कॉस θ1, और अगर इसको क्या लिखेंगे एम बी कॉस θ1 प्लस माइनस एम बी कॉस θ2, दिस इज योर आंसर। अब अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये था θ1 एंगल, ठीक है, और ये है θ2 एंगल, ठीक, तो ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल, तो जब θ1 θ2 से बड़ा होगा तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो होगा ना वो इस एक्सप्रेशन से छोटा होगा, क्योंकि cos θ1 छोटा होगा cos θ2 से, जितना बड़ा एंगल उतना छोटा ही होगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ गया नेगेटिव, मतलब इसको इस तरह लाने में वर्क डन नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सारे प्रोसेस को स्लो मानते हैं, ठीक। सिमिलरली अगर ये θ1 हो जाए और ये θ2 हो जाए तो ये आंसर जो आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि तुम इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने के लिए तुमको पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। लॉजिक है, ये इस पोजीशन में है तो इसका टेंडेंसी इधर आने का है, तो तुम धीरे 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 इसको इधर ले जा रहे हो, तो जिस सेंस में रोटेशन हो रहा है उसी सेंस में तुमको टॉर्क लगाना पड़ेगा। इस केस में ये खुद ब खुद इधर आने, इससे पहले वाले केस में खुद ब खुद इधर आना जाता था, तो जब ये इधर आ रहा है खुद ब खुद तो तुमको अगर स्लो लाना होगा तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी तो ये इधर रोटेट करना चाहता है। तुम इसको अगर स्लो लाना चाहते हो तो तुमको इधर की तरफ टॉर्क लगाना पड़ेगा ऐसे, ताकि ये धीरे धीरे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, द स्क्वायर लूप हैज साइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, it has 5 turns and carries a current of 2 ampere. The normal to the loop is at 37 degree to a uniform magnetic field B is equal to 0.5 J cap Tesla. Find magnetic moment vector. ये एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ है, इससे करंट दिया हुआ है और इसका नंबर ऑफ टर्न्स दिया, ठीक है ना। इस लूप का जो नॉर्मल वेक्टर है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से 37 डिग्री एंगल बना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यहाँ एक्सिस ध्यान देना, इसको y लिया गया, इसको z लिया गया, इसको x लिया गया। मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ b वेक्टर, इससे 37 एंगल डिग्री बना रहा है इसका नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। नॉर्मल मतलब प्लेन से परपेंडिकुलर, तो ऐसे करके इधर जाएगा, तो ये चीज तुम्हारा कुछ ऐसा है, और ये जो एंगल है वो 37 डिग्री, ठीक है। तो तुमको निकालने के लिए बोल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो सबसे पहले m का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो n i a कितना आएगा ना, ये n हो गया 5, i हो गया 2, a हो गया 20 सेंटीमीटर का लेंथ है और स्क्वायर है, तो 400 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ऐसा ही सिस्टम है, करंट एम्पियर में, एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर,
एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट। लेकिन हम लोगों को निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर में मतलब कि हमको डायरेक्शन भी यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो m का डायरेक्शन ये है ना, अब इसको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा तो इसको रिजॉल्व करो, एक इधर x एक्सिस y एक्सिस और एक इधर नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, इस तरह है। और मैं ये वाला जो डायरेक्शन जो जनरली हम लोग z एक्सिस लेते हैं ना उसको x दिया है, तो ये सब चीजों को ध्यान देना। तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा ये वाला x, एक कंपोनेंट इधर आएगा ये x, तो इधर ये जो है वो y है और इधर ये जो है माइनस x है। तो तुम लिखोगे m वेक्टर इज इक्वल टू 0.4 cos 37 j कैप ये वाला प्लस 0.4 sin 37 माइनस i कैप, ठीक। इससे ये क्या आएगा, cos 37 हो जाएगा 4/5, तो 4/5 का मतलब हो गया 1.6 डिवाइडेड बाई 5, तो ये जाएगा 0.32 j कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 मतलब 0.24, ये माइनस कर दो i, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m क्रॉस b, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो इसका j क्रॉस j 0 हो जाएगा, माइनस i क्रॉस j क्या हो जाएगा, i क्रॉस j k होता है तो माइनस i क्रॉस j माइनस k ही हो जाएगा। तो दिस इंटू दिस कर दो 0.4 इंटू 0.12 n मीटर माइनस k, ये हो गया टॉर्क, ठीक है ना, m क्रॉस b है, ठीक है, जिसको m भी साइन थीटा भी लिख सकते थे, वह थीटा इज एंगल भी, तो वही चीज है अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं। नेक्स्ट, वर्क नीडेड टू रोटेट फ्रॉम पोजीशन ऑफ मिनिमम एनर्जी टू दैट पोजीशन। तो ध्यान देना, थीटा इनिशियल है 0 डिग्री, थीटा फाइनल है 37 डिग्री, है ना, टू दैट पोजीशन मतलब ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो वर्क डन, यहाँ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा, तो वर्क डन बराबर होगा डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये आ जाएगा यू फाइनल 37 डिग्री माइनस एम बी कॉस 37 डिग्री माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। यहाँ हम लोग माइनस यू बराबर जो लिख रहे हैं वो माइनस एम डॉट बी लिखते हैं, यहाँ पे भी माइनस होगा, अंदर में इसको ब्रैकेट में लिए यहाँ भी माइनस होगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हम लोगों को मिलना है। अभी क्वेश्चन देखना, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I kept on rough horizontal surface, ठीक, rough horizontal surface, for what minimum value of I loop will lift from one edge। मिनिमम करंट इन द लूप बताना है जिसके लिए ये लूप जो है ना वो अपने किसी एक एज के अबाउट लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो कौन लिफ्ट कराएगा, तो मिनिमम का कंडीशन हमेशा इक्विलिब्रियम लगता है, मतलब हम लोग हमेशा इक्विलिब्रियम से काम करेंगे। अब ध्यान देना, पहले तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसको लिफ्ट को कराना चाहेगा कौन। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो बी इधर की तरफ, मैग्नेटिक डाइपोल किधर है, तो करंट जो है वो ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल ऊपर की तरफ है, तो क्या इसके चलते टॉर्क होगा, तो डेफिनेटली टॉर्क होगा इधर, टॉर्क बी कितने के बराबर आ जाएगा, m क्रॉस b, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा सिंपली एम बी, और m क्या होगा I इंटू पाई आर स्क्वायर बी। करंट इन सर्किट में मान लो I और रेडियस r है तो इस लूप का मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, किस डायरेक्शन में, ऊपर में, ठीक। तो ये लिफ्ट इसको कैसे करना चाहता है, तो ये जो टॉर्क है ना इसको ऐसे लिफ्ट करना चाहता है, लेकिन ये स्मूथ सरफेस पे रहता ना तो तुरंत ऐसे लिफ्ट कर भी जाता, ठीक, लेकिन ये स्मूथ सरफेस पे नहीं है, ये कैसे सरफेस पे, रफ सरफेस में ना हमेशा रफ सरफेस क्या करेगा, मतलब फ्रिक्शन इसको टॉपल करने से रोकेगा, हम लोग रोटेशनल से बात। लेकिन जिस मोमेंट पे लिमिटिंग कंडीशन पे ये टॉपल करने वाला होगा तो उस केस में ये यहाँ के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, है ना,
तो इस पॉइंट के अबाउट किसका किसका टॉर्क लग रहा होगा। जब रोटेट करने वाला होगा तो ये पूरा का पूरा जो है वो लिफ्ट कर जाएगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो रेस्ट पे रहेगा क्योंकि रफ सरफेस। समझ गए इस चीज को। तो इस पॉइंट के अबाउट ये लिफ्ट करने वाला रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को लिमिटिंग केस में इक्विलिब्रियम लगाना है। तो देखो तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगा कौन रहा है, तो एक तो कपल टॉर्क होगा ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दूसरा mg का टॉर्क होगा, mg का टॉर्क किधर होगा, इधर है ना, mg का टॉर्क इधर होगा कितना, तो mgr। तो नेट टॉर्क जो होना है वो 0 होना है, तो तुम रिप्रेजेंट कर दो I इंटू पाई आर स्क्वायर बी इज इक्वल टू mgr, वेयर m इज द मास ऑफ द लूप, ठीक। तो एक आर कट गया तो I कितना आ जाएगा, mg बाई पाई बी। ये हो गया तुम्हारा करंट का वैल्यू। इतने करंट पे ये क्या कर जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाएगा, ठीक है ना। रफ सरफेस है तो ये एंड जो रहेगा वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन अगर रफ नहीं रहता तो ये क्या कर जाता है, इस पॉइंट पे स्लाइड कर जाता। अब ये क्वेश्चन देख लो, आखिरी क्वेश्चन है आज का। मैग्नेटिक डाइपोल M एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is kept in uniform magnetic field B in stable equilibrium position। तो मान लो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और यही मेरा मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन है, तभी तो ये स्टेबल होगा ना, ठीक। नाउ द डाइपोल इज डिस्टर्ब स्लाइटली फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने क्या किया, इस डाइपोल को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो ठीक डिस्टर्ब किया, लेट अस सपोज कि डिस्टर्ब किया, तो अब ये जो है पहले 0 डिग्री बना रहा था, अभी ये एंगल बना रहा था थीटा, ठीक है ना। एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्लाइट डिस्टर्बेंस किया, तो ये क्या करने लगेगा, इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा और ये इसी के अबाउट अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने लगेगा। तो हमको बताना है टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, तो टॉर्क बराबर होगा m क्रॉस b, ठीक। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, mb साइन थीटा। टॉर्क का नेचर है रिस्टोरिंग, फॉर स्मॉल एंगल थीटा हम इसको लिख सकते हैं mb थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू I अल्फा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। नाउ सिंस टॉर्क और अल्फा क्या आ जाएगा, mb बाई I इंटू थीटा। सिंस अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, हेंस वी कैन राइट इट एज ओमेगा स्क्वायर। रिस्टोरिंग नेचर है, इसमें माइनस साइन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दिखा दिया कि ये रिस्टोरिंग, ठीक है। ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर mb बाई I, और टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 पाई रूट ओवर I बाई m। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंट। ऐसा हम क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी किया था, सेम वही चीज। चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग डिफरेंट करंट कैरिंग अरेंजमेंट के लिए या चार्ज अरेंजमेंट के लिए, मूविंग चार्ज अरेंजमेंट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। थैंक यू।